जय श्री राम। हम सभी को मालूम है कि 29 मार्च से भारतवर्ष और विश्व में काल सर्प योग लग गया है। विभिन्न पंचांगों के अनुसार काल सर्प लगने के दिन अलग अलग आ रहे हैं। ज़्यादातर पंचांगों में 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु कुछ पंचांगों में जैसे कि श्री काशी विश्वनाथ के ऋषिकेश हिंदी पंचांग के अनुसार 5 मई को 4:02 प्रातः से शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर 29 मार्च 2025 से 5 मई 2025 के बीच में करेंगे। मंगल के सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर के बाद यह काल सर्प योग समाप्त होगा। अधिकांश पंचांगों में यह गोचर 28 जुलाई को हो रहा है, परंतु श्री ऋषिकेश पंचांग में यह 1 अगस्त 2025 को होगा। इसके अनुसार कुंडली में काल सर्प योग 29 मार्च 2025 से लेकर 28 जुलाई तक या अधिकतम 1 अगस्त 2025 तक रहेगा। अधिकांश विद्वान भारत के स्वतंत्रता का समय 15 अगस्त की रात 12 बजे को लेते हैं, परंतु वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस तरह का कोई भी कार्य रात में होना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक कोई क्रिया नहीं होगी तब तक हम भारतवर्ष को स्वतंत्र नहीं कह सकते। क्रियाएं अगले दिन प्रातः अर्थात 15 अगस्त को प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुई। अतः मैंने इसी समय के अनुसार भरपूर रिसर्च कर भारत की कुंडली बनाई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कुंडली से मैंने जो भी भविष्यफल किए हैं वे सभी पूर्णतया सटीक निकले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि 13 फरवरी 2021 को गलवान घाटी से चीन की सेनाएं वापस होंगी, और ऐसा ही हुआ। इस संबंध में बनाए गए मेरे दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। वर्तमान काल सर्प योग के प्रभाव 3 प्रकार के होंगे। काल सर्प योग का पहला प्रभाव पूरे विश्व पर होगा, और इसे विश्व के परिप्रेक्ष्य में आकलन कर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। काल सर्प योग का दूसरा प्रभाव सभी देशों पर अलग अलग होगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में परीक्षण कर मैं आपको बताऊंगा। काल सर्प योग का तीसरा प्रभाव विभिन्न व्यक्तियों पर होगा, विशेष रूप से उन पर जो कि काल सर्प योग से पहले से ग्रसित हैं। इसका सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, और मैं इसे राशिवार बताऊंगा। सबसे पहले विश्व पर इसका क्या असर होगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। विश्व के बारे में चर्चा करने के लिए काल पुरुष की कुंडली को आधार बनाया जाता है। काल पुरुष की कुंडली का लग्न मेष राशि का होता है। इस समय मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रह 12वें भाव से लेकर 6ठे भाव के बीच में हैं। चंद्रमा बीच बीच में काल सर्प योग के बाहर भी भ्रमण करेगा। राहु 12वें भाव में है और केतु 6ठे भाव में है। यह स्थिति 18 मई को परिवर्तित होगी। 18 मई को राहु मीन राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। तब राहु एकादश भाव में और केतु पंचम भाव में रहेंगे। इसी के बीच में चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रह रहेंगे। चंद्रमा बीच बीच में काल सर्प योग से बाहर होगा, परंतु इसके कारण कोई बड़ा परिवर्तन होना संभव नहीं है। यह काल सर्प की दूसरी अवस्था होगी। पहले हम पहली अवस्था की विवेचना करते हैं। काल सर्प योग में राहु जब 12वें भाव में होता है तथा केतु 6ठे भाव में होता है, तो इस काल सर्प योग को शेषनाग काल सर्प योग कहते हैं। इस योग ने प्रारंभ होते ही अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है, जिसके कारण अमेरिका द्वारा 2 अप्रैल को टैरिफ लगाया जाना इसी योग का परिणाम। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पूर्ण प्रयास करने पर भी रूस और यूक्रेन तथा इजराइल और मुस्लिम जनपंथियों के बीच में संधि नहीं हो पाई है। इस स्थिति में अभी और भी दुखद परिणाम आना जारी रहेगा। शेषनाग काल सर्प में यह कहा गया है कि व्यक्ति की आंख का ऑपरेशन भी होगा, अर्थात काल पुरुष की बाईं आंख, जिसे विश्व का बायां हिस्सा मान सकते हैं, में काफी खून खराबा होने की उम्मीद रहेगी। इस प्रकार यह संभव है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के अलावा कुछ और भी लड़ाइयां इस क्षेत्र में हों। भारत को चाहिए कि इस युद्ध में वह पाकिस्तान और चीन से सतर्क रहे। 18 जून के उपरांत
विषाक्त काल सर्प योग प्रभाव में आएगा। यह अवधि शेषनाग काल सर्प योग से भी खतरनाक होगी। इसी अवधि में युद्ध का विस्तार होगा, पूरा विश्व परेशान रहेगा। दोनों अवधियों को मिलाकर देखने से यह निश्चित है कि विश्व के एक बहुत बड़े महापुरुष या राजनेता की मृत्यु भी इस अवधि में होगी। अब हम इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मेरे द्वारा रिसर्च कर बनाई गई भारत की स्वतंत्रता की कुंडली कन्या राशि की बनी है। इसमें 9वें भाव में राहु तथा तीसरे भाव में केतु विराजमान है। सभी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में हैं। इस काल सर्प योग को शंखनाद काल सर्प योग कहते हैं। अगर यह अवधि 7.5 की भी हो तो यह काल सर्प योग और खतरनाक हो जाता है। भारत की स्वतंत्रता भी 7.5 के दौरान ही हुई थी तथा इसके कारण ही भारत का पाकिस्तान से 1 जनवरी 1949 तक लगातार संग्राम चला था। मेरे द्वारा रिसर्च कर बनाई गई भारत की कुंडली के अनुसार राहु 7वें भाव में है तथा लग्न में केतु है। बाकी सभी ग्रह इन दोनों के बीच में है। इस काल सर्प योग को तक्षक काल सर्प योग कहते हैं। इससे प्रभावित जातक को घरेलू दुख, अनेक शत्रु, धन की हानि आदि से पीड़ित होना पड़ता है। अगर इसे हम एक देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में घरेलू परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, जो कि वर्तमान में दिखाई भी दे रहा है। एक वर्ग द्वारा लगातार केंद्रीय कानूनों को न मानने की घोषणा, जैसे ममता दीदी ने किया, था वक्फ बोर्ड पर एक वर्ग द्वारा लगातार आंदोलन इसका परिचायक है। इस तरह के कृत्यों में लगातार वृद्धि होगी। 18 मई के उपरांत छठे भाव में राहु तथा 12वें भाव में केतु आ जाएंगे। इस काल सर्प योग को महापद्म काल सर्प योग कहते हैं। इस समयावधि में भारत की कई संधियां असफल होंगी। शत्रुओं से बार बार लड़ाई झगड़ा होगा, अर्थात पाकिस्तान और चीन तथा बांग्लादेश की तरफ से लगातार कुछ न कुछ होता रहेगा। कश्मीर में आतंकवादियों का बार बार आक्रमण होगा। कश्मीर में तथा देश में आतंकवादी घटनाओं की वृद्धि होगी। इन दोनों कालखंडों को मिलाकर भी कुछ असर होंगे, क्योंकि इस पूरी अवधि में राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। 20 मई तक गुरु का प्रत्यांतर होगा, क्योंकि जिसके कारण धन हानि संभव है। इसके उपरांत राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा में शनि का प्रत्यांतर चलेगा, जो ज़्यादा खतरनाक होगा। इस पूरी अवधि अर्थात काल सर्प योग की अवधि में भारत के एक बहुत बड़े राजनेता या एक बहुत बड़े महामानव की मृत्यु होगी। आइए अब मैं आपको राशिवार काल सर्प योग के असर के बारे में बताता हूँ। 29 मार्च से 18 मई 2025 तक काल सर्प योग का पहला चरण होगा। 18 मई से 28 जुलाई 2025 तक काल सर्प योग का दूसरा चरण होगा। दोनों चरणों के फल में थोड़ा अंतर रहेगा। मैं आगे राशिवार काल सर्प योग के असर के बारे में बताने के दौरान एक को पहला चरण तथा दूसरे को दूसरा चरण कहूँगा। मेष राशि। पहले चरण में गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न प्रकार के झगड़ों में आपकी पराजय की स्थिति बनेगी। बदनामी भी हो सकती है। आंखों में परेशानी होने की संभावना है। दूसरे चरण में आपकी अपनी जन्मभूमि से दूर की यात्रा होगी। भाई से मतभेद रहेगा। नेत्र रोग, हृदय रोग, रक्त संबंधी रोग तथा अन्य प्रकार के रोग हो सकते हैं। वृष राशि। पहले चरण में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। भाइयों से मतभेद हो सकता है तथा जन्मभूमि से दूर स्थान की यात्रा भी हो सकती है। दूसरे चरण में व्यापार में बहुत परेशानियां आएंगी। सफलता के पास पहुंचने के बाद भी एकाएक परेशानियों के कारण असफलता मिलेगी। संतान को रोग होगा। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। मिथुन राशि। संतान को कष्ट होगा। माता, पिता, दादा, दादी को कष्ट हो सकता है। व्यापार और नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है तथा परिवार में किसी वृद्ध की मृत्यु भी संभव है। दूसरे चरण में पिताजी से सुख प्राप्त नहीं होगा। शासन से आप दंडित किए जा सकते हैं। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कर्क राशि। प्रथम चरण में दुर्भाग्य से लगातार आप परेशान रहेंगे। पितृ सुख में कमी आएगी। प्रशासन से सावधान रहें। संघर्ष बढ़ेंगे। द्वितीय चरण में आपके भाग्य में बाधा आएगी। पैतृक संपत्ति में हानि होगी। व्यापार में हानि होगी। रोग, आघात, मित्रों से धोखा आदि हो सकता है। सिंह राशि। पहले चरण में आपको मित्रों से धोखा मिल सकता है
आप रोगी हो सकते हैं, भाग्य आपका साथ नहीं देगा और व्यापार में हानि होगी। दूसरे चरण में साझेदारों के साथ झगड़ा हो सकता है, अपने जीवन साथी से अलगाव हो सकता है। यह अलगाव सामान्य अलगाव या विशेष अलगाव भी हो सकता है। आप डिप्रेशन से पीड़ित हो सकते हैं। कन्या राशि, पहले चरण में विवाहित जीवन में कष्ट हो सकता है। आपका जीवन साथी परेशान हो सकता है, उससे आपको कुछ दिनों के लिए तनाव भी झेलना पड़ सकता है, अलग भी रहना पड़ सकता है। आपको डिप्रेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे चरण में प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, पत्नी से दूर जाना पड़ सकता है, डिप्रेशन से बचने का प्रयास करें। तुला राशि, पहले चरण में आपके चरित्र में दोष आ सकता है। द्वितीय चरण में जीवन साथी से कुछ दिनों के लिए दूर जाना पड़ सकता है। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान से आपको कष्ट प्राप्त होगा या आपकी संतान को कष्ट होगा। अगर आप वृद्ध हैं तो आपके बच्चों से आपको दूर रहना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि, पहले चरण में आपको आसानी से दूर न होने वाले कुछ रोग हो सकते हैं। आपके जीवन साथी के चरित्र पर कोई धब्बा लग सकता है। मित्रों से आपको धोखा मिलेगा। जुआ खेलने वाले सावधान रहें, जुए में हानि होना तय है। शारीरिक चोट भी लग सकती है। दूसरे चरण में माँ को कष्ट हो सकता है या माँ से आपको कष्ट हो सकता है। अगर आप छात्र हैं तो शिक्षा में कठिनाई आएगी। आर्थिक रूप से आप परेशान होंगे। धनु राशि, पहले चरण में आपको संपत्ति संबंधी विवाद हो सकता है। वाहन से आपको पीड़ा हो सकती है। माँ को या माँ से आपको कष्ट हो सकता है। आर्थिक रूप से कठिनाई आएगी। दूसरे चरण में सहोदर भाई बहनों से आपको कष्ट होगा। जीवन साथी से अलगाव होगा, तनाव बढ़ेंगे, व्यय बढ़ेगा। दूसरे चरण में आपकी आर्थिक स्थिति और खराब होगी, बदनामी मिल सकती है, तनाव बढ़ेंगे। मकर राशि, प्रथम चरण में आपका अपने भाई बहनों के साथ विवाद बढ़ सकता है। अचल संपत्ति की प्राप्ति में बाधा आएगी। आपको अपने सेवकों से, वाहन से तथा जीवन से पीड़ा प्राप्त होगी। द्वितीय चरण में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, बदनामी मिलेगी, तनाव बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ तनाव रहेगा। द्वितीय चरण में आप मानसिक रूप से अशांत होंगे। अदालती केसों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सम्मान के लिए बहुत संघर्ष है। जीवन साथी के साथ तनाव भी संभव है। कुंभ राशि, प्रथम चरण में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। आप अस्वस्थ होंगे, व्यय बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। द्वितीय चरण में मानसिक रूप से अशांति और बढ़ेगी। आपके नैतिक मूल्यों में कमी आएगी। अदालती केसों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ तनाव बढ़ सकता है। मीन राशि, प्रथम चरण में आपका स्वभाव बदलेगा। आप पहले से ज़्यादा कटु हो जाएंगे, चालाकी बढ़ेगी, नैतिकता में कमी आएगी, कचहरी के कार्यों में परेशानी होगी। द्वितीय चरण में गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे। झगड़ों में हार का सामना करना पड़ सकता है। आंखों में कष्ट हो सकता है। अगर हम सभी राशियों पर काल सर्प योग के सामान्य असर की बात करें तो काल सर्प योग के कारण आपके जीवन में अशांति आती है, आर्थिक रूप से नुकसान होता है, जीवन साथी के साथ तनाव होता है तथा नैतिकता में गिरावट होती है। परंतु इसका सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर रहेगा जो जन्म से काल सर्प योग से पीड़ित हैं और उनकी विंशोत्तरी दशा, महादशा, अंतरदशा राहु की चल रही है। इसके अलावा अगर शनि की 7.5 चल रही है तो भी काल सर्प योग का प्रभाव बढ़ेगा। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग नहीं है उनको इसका कम प्रभाव झेलना पड़ेगा। उपाय, जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प योग है और राहु की महादशा, अंतरदशा या शनि की 7.5 चल रही है उनके लिए आवश्यक है कि वे त्र्यंबकेश्वर में जाकर काल सर्प योग की पूजा करवा लें। इसके अलावा उनको 12,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इन दोनों के अलावा उन्हें प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प योग नहीं है परंतु कि राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा या शनि की 7.5 चल रही है उनको चाहिए कि वे 12,000 महामृत्युंजय का जाप करें तथा प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें।
जिन जातकों की कुंडली में न तो काल सर्प योग है, न राहु या केतु की दशा चल रही है, न ही सन की 7.5 लगी हुई है, उनके लिए पर्याप्त है तो वह भगवान शिव का दूध और जल से प्रतिदिन अभिषेक करें और इस दुख से अपने को दूर रखें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इन उपायों से काल सर्प योग के प्रभाव को अत्यंत कम कर देंगे। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। माँ शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय माता।